Assalamualaikum student. Today we will start with the flow chart for the tissue culture technique. In our last lecture we have studied about how the aseptic conditions are maintained, how the sterilization work, and next to it we have studied about the micro propagation, how the micro propagation is been done and what are the advantages of micro propagation. So today we are going to study about the flow chart for the tissue culture technique. It is not a new because we already studied what are tissue culture. So first of all you have to take explant, a part of the tissue excised from the parent plant is said to be the explant. You have to sterilization. You have to do the sterilization of the explant. Then this explant has to be introduced into the medium. The medium is again being sterilized. Sterilized means what? It should be having a aseptic condition, aseptic mode होना चाहिए. और फिर उसके बाद आपने देखा कि मीडियम में सबसे पहले जो एक्सप्लांट लिया मीडियम में, जैसे ग्लासवेयर जो है वो स्टरलाइज किया जाएगा. और केमिकल जो हमने देखा, व्हाट आर द थिंग्स वी आर यूजिंग फॉर द स्टरलाइजेशन. और इसके अलावा फिर हमने देखा कि जो मीडिया था उसको स्टरलाइज किया जाएगा. फिर उसके बाद इनोक्यूलेशन ऑफ. देखो ये चीजें इतना ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया कि जो एक्सप्लांट है उसको भी ट्रीट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स, जैसे 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या 20% इथाइल अल्कोहल से उसको ट्रीट किया जाएगा इन ऑर्डर टू गेट स्टरलाइज इट. फिर उसके बाद इवन द मीडिया हैज टू बी स्टरलाइज्ड. फिर उसके बाद ग्लासवेयर्स जो होंगे उनको स्टरलाइज किया जाएगा, ऑटोक्लेव किया जाएगा. फिर उसके बाद इनोकुलेशन किया जाएगा. जो पेट्री डिश हमने लिया है या फनल जो भी ये क्या जो बीकर लिया हमने उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया लिया है उसको उसके अंदर इनोकुलेशन किया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. या फिर एक्सप्लांट को जब इनोकुलेट किया गया था वो भी एसेप्टिक कंडीशन किया जाएगा. फिर उसके बाद लैमिनार एयर फ्लो होगा चैम्बर जिसके अंदर ये सब चीज की जाती है. तो ये इतना ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी इस बुक में दिया है, इस वजह से हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि क्या है. जो हमने टेक्निक किया था टिश्यू कल्चर में उसी को हमको रिपीट करना है. और उसको हम लोग ने समझ लिया कि एक्सप्लांट को स्टरलाइजेशन करना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन में रखना चाहिए. फिर मीडियम को करना चाहिए जिसको हम लोग ने क्या बोला था, एमएस मीडिया. मुराशिक एंड शुक ने जो इन्होंने बताया था कि इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए, हार्मोन्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए जो कि प्लांट के हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. और उसके बाद ग्लासवेयर्स को स्टरलाइज करना है आपको ऑटोक्लेविंग करके. इनोकुलेशन इन न्यूट्रिएंट मीडियम, उसमें हमने ये समझ लिया. फिर इसके अलावा जब हम लोग ऑक्सीजन और साइटोकाइनेस करेंगे तो इसको भी क्या है, एसेप्टिक कंडीशन में करेंगे, एसेप्टिक मोड में करेंगे. फिर इसके अलावा हम लोग ने क्या किया कि ऑक्सीजन्स एंड साइटोकाइनेस का इस्तेमाल करेंगे जिसके वजह से इट विल गिव राइज टू rhizogenous. What is rhizogenous? Development of the root and development of the shoot is known as cotylogenesis. Development of the shoot. इन सब को किया जाएगा. And when the plant stored for the then you will get the numbers of plant which are cloned, and this can be this is the method which we are using in टिश्यू कल्चर टेक्निक. ठीक है, तो ये चीजें हमें कंप्लीट हो गई. अब हम सिंगल सेल प्रोटीन पे जाएंगे. सो दिस इज द रफ फ्लो चार्ट which is we have studied in our last lecture कि how the tissue cultures is been done, how the potted plant explant is been taken for experiment, how it is been sterilized, how it is been carried out all this process in the aseptic condition. So this is not new for you and already we studied. Let's move to the another very important topic, very important topic, that is single cell protein. Okay, so I'll write this out. SCP.
single cell protein. The full form of SCP is single cell protein. Now you must be wondering what it means. What is single cell protein? I'll tell you. I will give you full definition and I will explain. I will try to explain you. क्या है ये SCP? Single cell protein होती क्या है? We'll start. As the population is increasing day by day, not only the human population but the animals populations are also increasing, so their need for the food is also been increasing. Up till now we are using the conventional method of plant breeding or conventional method of food production, in which cereals, maize, jawar, bajra, everything we are growing, but that is now not sufficient for the ever increasing demand of the food because of the population is increasing. And to meet their need, we have to grow more crops. And what I said, that conventional method of plant breeding is not been sufficient for this. Means what? जो present scenario है, present जो situation है, वो fulfill नहीं हो पा रही है. अब क्या होगा कि population बढ़ रही है, needs भी बढ़ रही है, तो हमको food का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा. इसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि हिडन हंगर एक वर्ड आता है, जिसमें क्या होता है, द पर्सन्स इज मैल न्यूट्रिटेड, और ज्यादातर वो मैल न्यूट्रिशन में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है. इसका मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारा जो बॉडी बिल्ड होता है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम वो जो मेन एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग के लिए हमको प्रोटीन लगता ही है. अब ऐसा देखा गया है कि प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा जो मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जिसके वजह से हमको ऐसा एक एग्जांपल दिया है कि इट इज़ बीन सेड कि 1950 में 2050 करेक्शन 2050 में हमको 1250 मिलियन टन्स ऑफ प्रोटीन लगेगी. और इसके लिए हमको ये कन्वेंशनल मेथड हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, और हमको कुछ अल्टरनेटिव सोर्स देखना पड़ेगा जो ये प्रोटीन की नीड को मतलब फुलफिल करेगा. तो ऐसा बोला गया है कि द बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए वो है सिंगल सेल प्रोटीन. अब ये सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन जो है इनके लिए वी आर गोइंग टू यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, और वो हमारे लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे. समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन. जैसे कि एग्जांपल ले लो, सर्टेन बैक्टीरिया मिथाइलोट्रोपस एंड मिथाइलोफाइलस, सर्टेन algae, ब्लू ग्रीन algae जैसे क्लोरेला, ब्लू ग्रीन algae, एक क्या है, एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एक हमने क्या क्लोरेला पढ़ लिया, एक वेल्सनारिया, जरा मैं देख लेता हूँ उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ब्लू ग्रीन algae है उसका नाम. तो देखेंगे वो कौन सा है. ओके, ठीक है. तो स्पाइरुलिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइरुलिना इज ए ब्लू ग्रीन algae. तो ये ब्लू ग्रीन algae जो है ये मिथाइलोट्रोपस है, मिथाइलोफाइलस है, और ये सब जो यीस्ट के भी फॉर्म्स हैं, फंगस के भी फॉर्म्स हैं, एस्परजिलस नाइगर का फॉर्म है. ठीक है. तो ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी एकदम मतलब बहुत फास्ट रेट में, एंड इट विल बी इन अ वेरी चीपर मोड. मतलब हमको एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं रहेगा. अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा काव का, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर एक प्रोटीन हमको अगर प्रोटीन प्रोड्यूस करना है 1 kg, अगर हमको बायोमास प्रोडक्शन करना है जो हमारे लिए फूड का काम करेगा, तो उसके लिए हमको एनिमल्स के अंदर से जो प्रोटीन मिलती है हमें, वो 1 kg बायोमास बनाने के लिए हमको 3 से 10 kg ग्रेन्स का जरूरत पड़ती है एनिमल्स के लिए, तभी 1 kg ऑफ बायोमास प्रोड्यूस होगा. तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. तो सिंगल सेल्स प्रोटीन जो है एक इसका अल्टरनेटिव है. इसका मतलब वी आर इन सिंगल सेल प्रोटीन वी आर गोइंग टू यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत चीप होते हैं और बहुत रैपिडली ग्रो होते हैं. हमारे लिए मिलियंस ऑफ टन्स में हमारे लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे, और ग्रो कहाँ होंगे? ऑन द वेस्ट. जैसे कि पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर जो वेस्ट निकलता है उसके ऊपर ये ग्रो होंगे, और हमारे लिए जैसे मशरूम कैसा है, बिल्कुल इसी तरह मशरूम जो है उसको जो है कल्टीवेशन किया जाता है, हमारा वेस्ट के ऊपर ही किया जाता है. जैसे कॉर्न्स है, राइस वेस्ट है, वीट का वेस्ट है, उस पर ग्रो किया जाता है.
और एक न्यूट्रिटिव सोर्स है हमारे लिए। तो वैसे ही इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉ पे, राइस पे, बैरन पे, इनके ऊपर ग्रो किया जाए जो हमारे लिए वेस्ट है। इवन बोला मैन्यूअर्स पे, फिर उसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं और हमारे लिए वो प्रोटीन टन्स में प्रोड्यूस करेंगे। तो इट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड एंड दिस प्रोटीन कैन बी यूज एज ए फूड, मतलब दिस सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी यूज एज ए फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग आल्सो एंड आल्सो फॉर द फीड एडिटिव्स फॉर चिकन्स एंड काव्स, मतलब जो कैटल्स के, जो बफेलोस के, जो काउस के यंग वंस होते हैं उनके लिए बहुत न्यूट्रिटिव है। समझ में आया? जिसकी वजह से ज्यादा मिल्क भी वो प्रोडक्शन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन। लेट्स स्टार्ट नाउ। As we know, the population of human as well as animals are increasing rapidly. So the conventional agriculture method is not sufficient to meet the need. And vegetables, fruits तो हम grow ही कर रहे हैं, pulses it may not be enough to meet the food requirement of such a huge population because the population is increasing. Now it has been said in 2050, ऐसा बोला गया है कि भाई 2050 में जो हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, जैसा the world would need to produce one, ऐसा बोला गया है कि 1250 million tons of meat and dairy product। ये जरूरत पड़ेगी हमें। कितनी पड़ेगी कि 2050 में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ऐसा 2050 में जैसे प्रिडिक्शन किया जाता है ना, तो जैसे वेदर फोरकास्ट वाले रहते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे के चार दिन जो है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा, ऐसा इस तरह से होता है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 2050 मतलब 2050 में हमको 1200 मिलियंस और टन्स ऑफ मीट लगेगा एंड डेयरी प्रोडक्ट लगेगा पर ईयर, जिसके वजह से टू मीट द ग्लोबल डिमांड, ये ग्लोबल डिमांड है, हमारा ही नहीं है, पूरी ग्लोबल डिमांड है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और मेल न्यूट्रिशन में मोस्ट ऑफ द, एंड व्हेन यू नो द पीपल्स आर मेल न्यूट्रिटेड और प्रोटीन डेफिशिएंसी, इजीली दे गेट प्रोन टू एनी टाइप ऑफ डिजीज उनको आसानी से क्या करती है, उनके ऊपर असर कर जाती है। To see ever increasing demand for the protein, for animal, to meet the global demand for animal derived protein of the current consumption level, जो current consumption level है उसको देख के इन लोग ने बताया ये चीज। However, growing demand for the protein will not be sustainably by just increasing, ये sustainably नहीं है, only just increasing the meat and the dairy product, बल्कि हमको ऐसा बोला गया है कि अगर 1 kg ऑफ मीट प्रोड्यूस करना है, अगर एनिमल को 1 kg ऑफ मीट प्रोड्यूस करना है अपने बॉडी में, तो उसको 3 से 3 to 10 बाय मींस 1 kg मीट प्रोड्यूस करने के लिए 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन लगता है। आप सोच सकते हो कितना महंगा पड़ेगा। तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड जो है वो कौन सा है, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, जिसके वजह से क्या होता है, ह्यूमन का जो पॉपुलेशन जो है वो अक्सर ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन, जिसको हिडन हंगर बोलते हैं, और प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो आजकल सफ़र हो रहा है वो नहीं होगा। अब देखो एससीपी एक माइक्रोबियल बायोमास है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एससीपी एक सिंगल सेल प्रोटीन इज ए माइक्रोबियल biomass. It can be used as a food. ये फूड की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोबियल बायोमास। और यही बायोमास जो है मैं अभी अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ऐसा देखा गया है कि 250 kg की अगर काव लेते हैं, 250 kg काव, ठीक है, और वो रोजाना जो भी मिल्क देती थी उसमें से अगर हम एवरेज ऑन एन एवरेज डेली निकालेंगे, सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट होती है। इसका मतलब 250 kg का whatever the milk she produce daily, in that if you extract the protein you will get only 200 grams of protein, and daily how much she eat 3 to 10 kg, या फिर अपना जितना भी है वो ग्रेन्स खाती है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, काफी कम मिल रहा है। अभी यही चीज अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर हम 250 ग्राम्स ऑफ यू कैन से
SCP मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन जो बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने 2-3 नाम लिया, मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया के नाम है, ये फॉर्म्स हैं, मिथाइलोफाइलस, फिर उसके बाद क्लोरेला, फिर उसके बाद स्पाइरुलिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन अलगे माना जाता है, और उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेवासिया जो फंगस का नाम है, और दूसरे मैंने नाम लिए। वो सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर हम इस्तेमाल करें, और किस पे ग्रो किया जाएगा? वेस्ट पे। वेस्ट पे मतलब जैसे पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे पोटैटो का प्रोसेसिंग होती है, वो यूनिट में जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट के ऊपर ये ग्रो होते हैं। शुगर मोलासेस, गन्ने का जो जूस निकल जाता है, जो उसके बाद चीज बनती है उसको बोलते हैं शुगर मोलासेस, उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। वीट, कॉर्न और ये सब जो खराब हो चुके हैं, जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लेने नहीं है, उनके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मशरूम एक इसमें का एग्जाम्पल है। तो ये चीजें जो है बेटा वो सब जो है बायोमास प्रोड्यूस करती हैं, और ये बायोमास हम फूड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो फॉर द फूड एडिटिव्स फॉर द चिकन पोल्ट्री फार्म के लिए और ठीक है। ये क्या है? ये कैटल, ये दैट इज कैटल, काउ, बफेलो यंग वंस होते हैं, उनका ये यंग वंस है जिनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लगता है। ये चीजें हैं बेटा जो SCP में काम देती हैं। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि 250 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन निकलता है, और हमने कितना 250 ग्राम्स ऑफ SCP लिया जो वेस्ट पे ग्रो किया, और आप देखोगे कि 200 कम से कम 200 मिलियन टन्स 25 मिलियन टन्स 25 टन्स ऑफ प्रोटीन बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा बैक्टीरिया, इफ इट गेट एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट विद इन 20 मिनट्स वो अपने आप को डबल कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 टन्स ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस हुई। कहाँ? 200 ग्राम प्रोटीन पर डे हमको मिलता था। एक 250 kg की काउ जो कितना खाने के बाद वो सिर्फ अपने मिल्क से इतना ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 250 ग्राम्स ऑफ SCP, जिसके वजह से जो वेस्ट होता है, जो पोल्यूट जनरेट होता है, उसका भी हम लोग को एक तरह से कैसा रीयूज हो गया, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसका इस्तेमाल किया, और उससे हमारा एंड प्रोडक्ट जो तो कितना हमको सस्ता भी गिरा, रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो गया एंड इजी टू गेट इट। ठीक है, और एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं हो रहा है। तो दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पे देखो मैं रिपीट करता हूँ, SCP जो तुम्हारे बुक में दिया है, SCP refers to the microorganism biomass produced by the unicellular or multicellular organism। ठीक है, जैसे फंगस हो गया, ये सब हो गए, तो ये हो गया फंगस में मशरूम जो है मल्टीसेल्युलर है, और क्लोरेला है, फिर वेलेस्नारिया है, क्या स्पाइरुलिना है, दीज आर द सिंगल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल है। तो ऑल दिस थिंग्स आर बीन प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी यूज्ड एज ए फूड एंड फीड एडिटिव्स। माइक्रोब्स लाइक द क्लोरेला, देखो मैं नाम लिख देता हूं, क्लोरेला, फिर उसके बाद हम लोग ने स्पाइरुलिना, इसको बोलते हैं ग्रीन algae। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन algae। फिर उसके बाद मैं दूसरे नाम इससे लिख देता हूं बेटा, याद रहेगा, ग्रीन algae। फिर उसके बाद स्पाइरुलिना जिसको हम लोग बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन algae। फिर मिथाइलोट्रोपस एंड मिथाइलोफाइलस, ये सब दोनों क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया बहुत है। और फिर सैक्रोमाइसिस सेरेवासिया। ठीक है, इस तरह से ये फंगस है। ये क्या है? फंगस है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सब से हम बायोमास बनाएंगे विच कैन बी यूज्ड एज ए फूड एंड फीड्स फॉर द अदर एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद सिया microbes like bacteria like Mithilotrophus, Mithilophilus are grown on the large scale and it is a good source of protein। और ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम लोग ने देखा कितना ज़बरदस्त प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। Spirulina can be easily grown on the waste। Which waste? That is potato processing unit के अंदर। And straw या फिर straw या molasses या फिर एनिमल मैन्यूअर्स एंड इवन एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास। एंड दिस कैन बी यूज्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, नॉट ओनली इन प्रोटीन बट ऑल्सो इन विटामिन। सर्टेन्स आर रिच इन विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में भी मदद करते हैं। विटामिन B
कॉम्प्लेक्स, फिर इसके अलावा और क्या है, प्रोटीन, फिर क्या है, विटामिन, फिर मिनरल्स, ये सब की जरूरत पड़ती है। सिया फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, और क्या देते हैं, फैट्स भी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं। इसका मतलब ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में प्रोड्यूस करने में ये मदद करते हैं और हमारे लिए जो बायोमास है वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है। एंड ऑल्सो नो काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। एंड एससीपी प्रोडक्शन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये सीजनल डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग प्रोड्यूस सोचते हैं कि भाई ये सीजन में हमको इससे प्रोटीन, पल्सेस, राइस, मिल्क से हमको क्या प्रोटीन मिले, सो इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन सीजन। तो सीजन डिपेंडेंट नहीं होता है। very efficiently you can grow any time of the you can say year, and even the small area of landscape is required. You does not require a very big land area, pasture area, जैसे plant animals के लिए था, grazing animals के लिए चाहिए था। अब आपको एक छोटे से एरिया में आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, तो does not require any large area, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि it is interesting to note that 250 kg cow can produce only 200 grams of protein per day. But if at the same time if you use 250 grams of 250 ग्राम आपने क्या लिया था, SCP, 200 ग्राम ऑफ माइक्रोब्स लिया था, like Methylotrophus, Methylophilus can produce 25 tons of the protein at the end of the day, या फिर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो भी टाइम पीरियड है। और उसके अलावा क्यों इतना प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड ग्रोथ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे बैक्टीरिया, इफ एप्रोप्रिएट अमाउंट एप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है, इट कैन रिप्रोड्यूस विद इन 20 to 30 मिनट्स, 20 मिनट्स में हो जाता है। तो इट कैन बी यूज एज ए फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड एज ए फीड फॉर द एनिमल्स लाइक चिकन एंड काउस। दिस कैन बी एन आइडियल सप्लीमेंट। ये बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है, ठीक है। प्रोटीन जिसको डेफिशिएंसी है वो ये खाएगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जो भी रहता है, जो वेस्ट होता है, इसमें से कार्बन और नाइट्रोजन को, कार्बन एंड नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं इन ये मटेरियल में, इनका वो इस्तेमाल करते हैं और हाई क्वालिटी प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। These microorganisms make use of carbon and nitrogen from these waste, and they use this material to generate a high quality protein, ठीक है। ये चीज तुम्हारी बुक में दिया है ना। SCP are as follows। कुछ SCP के मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। SCP कुछ और नाम देखो, SCP के कुछ नाम है, जैसे फंगा है, फंगस का मैं बता देता हूँ। Let's start now with fungus। SCP जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जो हमारे लिए बायोमास प्रोडक्शन कर रहा है, मैं उनके नाम दे देता हूं। जैसे कि सबसे पहले दिया है फंगस, फंगाई में हम क्या यूज करते हैं, अभी मैंने लिखा अच्छा, फंगाई में एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, और एक और नाम है ट्राइकोडर्मा वेरिडी, ट्राइकोडर्मा वेरिडी। ये जो है फंगाई हैं जो SCP की तरह इस्तेमाल करते हैं और दे कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये फंगाई है। फिर उसके बाद यीस्ट का एग्जांपल दिया है। यीस्ट भी एक फंगस में ही आता है, लेकिन इन दोनों फंगस में क्या डिफरेंस है, ये अगर मल्टी सेल्यूलर है तो यीस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर है। अगर ये मल्टी सेल्यूलर है तो ये क्या है, यूनिसेल्यूलर फंगस है। यीस्ट यूनिसेल्यूलर फंगस है। इसमें बहुत कॉमन सैक्रोमाइसिस, सेरेवासिया,
फिर उसके बाद कैंडिडा, कैंडिडा. So these are certain fungus or the yeast, unicellular fungus yeast, which are again can act as a SCP, single cell protein, that is Saccharomyces cerevisiae and Candida. The next we are going with algae. Algae, you know, just recently we have studied chlorella. Chlorella is also known as green algae. Green algae. What else we have written? Spirulina. Spirulina, which is also known as BGA, blue green algae. BGA full form blue green algae. And the last which is given is the bacteria. These bacteria can also be used as a good source of protein, and which is known as Methylotropous and Methylophilus. This is given in your textbook. So these are all about. And now we'll go for the advantages. Just a quick advantages of SCP. We will complete that. So this is fungi as per the genus Niger Trichoderma viride. Then yeast. Yeast are unicellular fungus and they are Saccharomyces cerevisiae and Candida. Whereas algae, chlorella, that is green algae, these are very commonly used for SCP to form biomass. Biomass is a food, okay? As a food. Or spirulina, BGA, blue green algae. Bacteria, Methylotropous and Methylophilus. Let's start with another topic, that is advantages of SCP. Advantages of SCP. What are the advantages of SCP? Large quantity of biomass can be produced. Pehla, large quantity of biomass can be produced in short duration. Means what? Because of its rapid multiplication property, rapid dividing property. Second, they can be easily genetically modified. They can easily genetically modified for what purpose? To increase the biomass. They are modified for what purpose? To increase the biomass, to increase the protein and vitamins and minerals and B complex. ठीक है, बढ़ाने के लिए. For more amino acid consumption. For more amino acid. What is amino acid? They are the building blocks of protein. Protein बनाने के लिए जरूरी है amino acid. They have high protein content. Having high protein content. Having high protein content कितना है? Value is given 43% to 85%. 85% प्रोटीन होगा. वेस्ट जो होता है तीसरा, एज आई टोल्ड यू, एससीपी को कोई ज्यादा मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि वेस्ट से प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज एज ए सबस्ट्रेट. वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड एज सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर ग्रो करें. जैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम कैसे बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. वैसे वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. फिर इसके बाद लास्ट वाला एक 4 पॉइंट पढ़ेंगे, 2 मार्क का पूछा जाता है. इट सर्व्स एज ए एससीपी सर्व एज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, vitamin B complex, and what else you can say, etc. ठीक है, ये चीजें होती हैं. With this we finished. So this is the last one. Now next time we will continue with biofortification. The next topic which we are going to study is biofortification. So here advantage of SCP, it is mostly asked for how many marks? 2 marks. Large quantity of biomass can be produced within a short duration.
They can be easily genetically modified to obtain more amino acid and high protein content. Waste material can be used as a substrate for protein synthesis, and SCP serves as a good source of vitamin, minerals, B complex. Thank you, student. Next time we will start with the biofortification.